Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is contact of bailments. आज के इस टॉपिक्स में हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कॉन्टैक्ट ऑफ बेलमेंट्स किसको कहते हैं, बेलमेंट्स के एसेंशियल्स जो है वो क्या है, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी ये क्या है, और फिर बेलर और बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ये इसी टॉपिक में आज के इस टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। बेलमेंट, सबसे पहले अहम बात यह है कि हम बेलमेंट को समझने की कोशिश करें कि बेलमेंट है क्या चीज़। बेलमेंट की डेफिनेशन ये है कि अ बेलमेंट इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. बेलमेंट असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक फ़रीक जो है वो दूसरी फ़रीक को कुछ सामान, कुछ मूवेबल चीज़ें जो है वो डिलीवर करता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब जिस बेली जो है जिसने ये सामान लिया होता है कि वो उनका जब मकसद पूरा हो जाए तो उस सामान को वापस करता है या फिर उस सामान को डिस्पोज ऑफ करता है। जिस तरह उसको बेलर जो है हिदायत देता है ये उसके मुताबिक अमल करता है। तो अगर हम आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें तो बेलमेंट जो है ये एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कुछ अशिया बेलर की तरफ से दिया जाता है बेली को किसी ख़ास मकसद के लिए कि वो अपना मकसद पूरा करे और फिर वो सामान वापस करे। ये गुड जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास टर्म्स के लिए अपना लैपटॉप दे सकते हैं, आप अपनी गाड़ी किसी को दे सकते हैं, आप किसान जो है वो हल या दीगर सामान जो है वो किसी मकसद के लिए बेली को दे सकता है और फिर जब उसका मकसद पूरा हो जाए, जब कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन पूरी हो जाए तो फिर वो उससे वापस भी मांग सकता है। बेसिकली अगर हम जिस तरह हमने पहले भी बात की कि ये जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें दो फरीक होते हैं, एक को हम बेलर कहते हैं और दूसरे को हम बेली कहते हैं। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड इज कॉल्ड द बेलर। जो सामान देने वाला शख्स है उसको कानून में बेलर कहा जाता है। एंड द पर्सन टू होम दीज गुड्स आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। और जिसको वो सामान हवाले किया जाता है उसको बेली कहा जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी, कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द बेलर। एक्चुअल डिलीवरी असल में वो है कि आप एक्चुअली उस चीज़ को डिलीवर करते हैं दूसरे शख्स को, फिजिकली उस चीज़ को डिलीवर करते हो किसी शख्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को गाड़ी दे दी, किसी को लैपटॉप दे दिया, किसी को कोई घर का सामान जिसमें चेयर या चारपाई या कोई दीगर सामान दिया, तो ये असल में इसको कहा जाता है एक्चुअल डिलीवरी, जिसमें उस चीज़ की फ़िज़िकल डिलीवरी शामिल है। अब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन एक्चुअल ट्रांसफ़र इज़ इम्पॉसिबल। बस दफ़ा सूरत हाल ये होती है कि किसी चीज़ की फ़िज़िकल डिलीवरी जो है वो मुमकिन नहीं होती और आप सिम्बॉलिकली आप किसी कागज़ में कानूनन जो है एक चीज़ दूसरे बंदे के नाम करते हैं, उसके हवाले करते हैं, लेकिन उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी उसको हवाले नहीं करते, तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। बाद दफ़ा किसी चीज़ का हुजम इतना ज़्यादा होता है कि एक्चुअल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो आप उसकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो किसी और बंदे को हैंड ओवर करते हैं। अब आते हैं इसेंशियल्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेलमेंट। अब जिस तरह इस डिफिनीशन से भी जाहिर है कि जहाँ तक बेलमेंट की कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है तो सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी बेलर जो सामान हवाले कर रहा है और बेली जिसको सामान दिया जाता है, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये तमाम चीज़ें ज़रूरी होगी कि जिसमें ये लिखा होगा कि सामान की नौइयत क्या है, उसको कितने अरसे के लिए दिया जा रहा है, किस मकसद के लिए दिया जा रहा है। तो ये तमाम बातें जो है किसी भी बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में उसका होना और उसका क्लियर होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
स्पेसिफिक पर्पस जिस मकसद के लिए दिया जाता है वो मकसद बहुत ज़रूरी है. इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को ट्रैक्टर देते हैं कि आप इस ट्रैक्टर में अपने लिए हल चला सकते हैं, किसी खेत में इसको यूज़ में ला सकते हैं, लेकिन अगर वो शख्स उस पर्पस के अलावा उस ट्रैक्टर्स में किसी इलाके से रेत लाता है, बजरी लाता है, या फिर उस पर वैसे ही किसी और इलाके में चला जाता है, तो जो स्पेसिफिक पर्पस उसको के लिए उसको वो चीज़ दी गई थी, वो ट्रैक्टर दिया गया था, अगर उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो इसका मकसद ये है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता है. डिलीवरी ऑफ गुड्स, अब ज़ाहिरी बात है कि बेलमेंट नाम ही इसी चीज़ का है कि ये इसमें डिलीवरी ऑफ गुड होता है. तो जब डिलीवरी ऑफ गुड्स ना हो, जब सामान की हवालगी ना हो, तो उस सूरत हाल में बेलमेंट जो है उसको बेलमेंट हम नहीं कह सकते. फिर नो चेंज ऑफ ओनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बेलमेंट में आप कोई भी मूवेबल चीज़ जो है वो किसी दूसरी फरीक को, बेलिक को तो हवाले करते हैं, लेकिन ओनरशिप फिर भी आपके पास रहती है. आप किसी चीज़ को आर्जी तौर पर किसी दूसरे के हवाले करते हैं, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दिया कि आप घर की कोई चीज़ किसी के हवाले कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी को हवाले कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को हवाले कर सकते हैं, लेकिन ओनरशिप फिर भी आपकी रहेगी, क्योंकि अगर ओनरशिप उस बंदी के पास चली जाती है तो फिर ये जो है ये बेलमेंट नहीं होगा. इसको फिर आप ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन कहेंगे, इसको फिर आप सेल कह सकते हैं, इसको फिर आप गिफ्ट कह सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप बेलमेंट नहीं कह सकते. इसके अलावा अहम बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होगा कि रिटर्न ऑफ गुड्स डिलीवर्ड एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, कि जब जिस मकसद के लिए वो चीज़ दी गई थी बेली को, जब वो मकसद पूरा हो जाए तो फिर आपका सामान आपको वापस करना, ये बहुत एसेंशियल पॉइंट है बेलमेंट में. फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड देन फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर एंड बेली. ये जो सामान डिलीवर होता है इसमें ज़ाहिरी बात है कि बाज़ दफ़ा बेलर का भी फ़ायदा हो सकता है, इसमें बेली का भी फ़ायदा हो सकता है, और इसमें दोनों फ़रीक़ैन का भी फ़ायदा हो सकता है. अब आते हैं कि जब कोई सामान बेली के हवाले करता है तो बेलर की राइट्स क्या क्या है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि बेली की ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्योंकि अमूमन एक पार्टी के राइट जो है वो दूसरी पार्टी की ड्यूटीज़ होती है. नंबर 1, राइट्स ऑफ टेकिंग बैक द गुड्स बेल्ट. ज़ाहिरी बात है कि बेलर ने वो सामान जो है वो किसी ख़ास मकसद के लिए, किसी ख़ास ड्यूरेशन के लिए दिया होता है, तो उसका ये राइट बनता है कि जब वो ख़ास पर्पज़ अचीव हो जाए, वो टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो फिर वो सामान बेलर को दोबारा वापस किया जाए. राइट इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेलर ने जिस मकसद के लिए सामान दिया है, अगर बेली उस मकसद के अलावा उस सामान को यूज़ करता है, उसको अपने इस्तेमाल में लाता है, तो बेलर का ये राइट है कि वो वक्त से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के मुकम्मल होने से पहले अपना सामान जो है वो वापस मांग सकता है. राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर ख़ुद बेली अमल नहीं करता, सामान को अनऑथोराइज्ड यूज़ करता है, जिस मकसद के लिए सामान दिया गया था किसी और मकसद के लिए उसको यूज़ में लाता है, इस्तेमाल में लाता है, तो फिर बेलर के पास यह हक़ हासिल है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ोल्व कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है. सिमिलरली राइट टू ग्रेटिव्स गुड्स एंड राइट इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि बेलर के पास ये भी राइट है कि अगर उसने सामान दिया है और पहले से कॉन्ट्रैक्ट में ये लाया गया है कि इस सामान के इस्तेमाल से जो फ़ायदा होगा तो उसमें बेलर को मुनासिब हिस्सा दिया जाएगा, कोई ख़ास शेयर दिया जाएगा, तो वो ज़ाहिरी बात है कि फिर बेलर को उस पर अमल भी करना पड़ेगा, और बेलर का शेयर देना उस सामान में से फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब जहाँ पर कई राइट्स है बेलर की, तो साथ में उसकी ड्यूटीज़ भी है, और ड्यूटीज़ अब बेलर जो है ऑटोमेटिकली वो बेली की राइट्स जो है वो बन जाती है. नंबर 1 सबसे अहम बात यह है कि बेलर जब भी किसी को सामान हवाले करता है तो उसमें जो खामियां होंगी, टू डिस्क्लोज फैक्ट्स, कि उसकी हक़ाइक़ उसको बयान करेगी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी को गाड़ी देते हैं तो आपको पहले से ये बताना ज़रूरी है कि इस गाड़ी का ब्रेक जो है वो सही काम करता है या काम नहीं करता, इसके टायर्स कैसे हैं, इसका इंजन कैसा है,
یہ کچھ خاص فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ گاڑی گرم تو نہیں ہو جاتی. تو یہ تمام باتیں جو ہے اگر اس سامان میں اس قسم کے کوئی فیکٹس ہے جو کہ ہڈن فیکٹس ہے تو وہ پہلے سے بیلی کو بتانا بہت ضروری ہے. پیمنٹ آف ایکسٹراڈینری ایکسپینسز. اگر کوئی خاص اسپیشل کانٹیکٹ نہیں کیا گیا ہے تو سامان پر جو ایکسٹراڈینری ایکسپینسز آئیں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ بیلر کو پے کرنی پڑے گی. اگر پہلے سے کوئی کانٹریکٹ اسپیشل کانٹریکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں بیلی سب ایکسپینسز برداشت کرے گا تو وہ تو الگ بات ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو بیلر نے فار ایگزامپل کوئی سامان حوالے کیا ہے بیلی کی کہ یہ خاص مقصد کے لیے رکھ کے اور پھر بیلی نے اس سامان کی حفاظت کے لیے کوئی گھر لیا ہے, کوئی پراپرٹی لی ہے, کوئی گیراج لیا ہے, تو اس پر جو ایکسپینسز آئیں گے پھر وہ بیلر کو برداشت کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ٹو انڈیمنیفائی بیلی, کانٹیکٹ آف انڈیمنیٹی پر ہم تفصیل سے بھی پڑھیں گے, لیکن ٹو انڈیمنیفائی یہ انڈیمنیفائی ہے, اور انڈیمنیفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بیلی کو انڈیمنیفائی کریں گے, اس کو تحفظ دیں گے کہ اگر آپ کے سامان کی وجہ سے بیلی کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر آپ اس نقصان کے ازالہ کرنے کے لیے آپ ہی کی ذمہ داری ہوں گی کہ آپ اس کا ازالہ بھی کریں اور اس کو تحفظ بھی فراہم کریں. اینڈ دین وارننگ ٹو دا بیلی. وارننگ ٹو دا بیلی کا یہاں پر یہ مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ کے سامان میں ایسی کوئی خاص خطرناک چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو آپ پہلے سے بیلی کو وارن کرے کہ وہ مناسب احتیاط جو ہے وہ سٹیپس لے لے تاکہ وہ کسی متوقع نقصان سے بچ سکے. اس کی ہم اگزامپل ایک لے لیتے ہیں, اور اگزامپل یہ ہے کہ ایکس ہائرز اے کیریج آف وائی, the carriage is unsafe though Y is not aware of it and X is injured. Y is responsible to X for the injury. اور اس کی ایگزامپل ہم نے یہ لی ہے کہ مثلاً اگر ایک کوئی سواری جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ ایکس ہائرز اے کیریج آف وائی کے ایکس جو ہے وہ وائی سے کوئی سواری جو ہے وہ ہائر کرتا ہے, وہ عارضی طور پر لے لیتا ہے, اور وہ کیریج جو ہے وہ سواری جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. اس کے باوجود کہ وائی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وائی جو ہے وہ اس اگر اس اسپیسیفک کیریج سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے لیے وائی رسپانسبل ہوگا اور ایکس کو کمپنسیشن ادا کرنے کا پابند بھی ہوگا. اب ظاہری بات ہے کہ جہاں پر بیلر کی رائٹس ہے تو وہیں پر بیلی کی بھی رائٹس ہے. سب سے پہلے یہ کہ رائٹ ٹو ریکور ڈیمیجز. اگر تو بیلر کی احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے باعث بیلی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, ان کے سامان میں کوئی اس قسم کی ہڈن بات تھی کہ جو کہ بیلی کو پتہ نہیں تھا اور جس سے بیلی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ بیلر سے اس نقصان کا ازالہ جو ہے وہ لے سکے, وہ کمپنسیشن جو ہے وہ لے سکے. جس طرح نیکسٹ پوائنٹ بھی ہے کہ رائٹ ٹو ریسیو کمپنسیشن, نقصان کا جو ازالہ ہے وہ لے سکتا ہے اور وہ اپنا نقصان پورا کر سکتا ہے. اگر تو بیلر انکار کر دیتا ہے اور وہ کمپنسیشن کے لیے تیار نہیں ہوتا تو پھر بیلی کے پاس یہ رائٹ ہے, رائٹ آف لیگل ایکشن, کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے, اس کے خلاف عدالت میں چلے جائے اور اپنا حق جو ہے ڈیمیجز کا سوٹ جو ہے اس کے خلاف لے آئیں. رائٹ ٹو ریکور بیلمنٹ ایکسپینسز. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر بیلمنٹ کے اشیاء پر اس کا کوئی خرچ آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ بیلر پابند ہوگا کہ ان کی سامان کی حفاظت کے لیے اگر بیلی نے کوئی سٹیپس لی ہے, کوئی گھر کرایہ پر لیا ہے, کوئی گیراج لیا ہے, تو وہ سارے ایکسپینسز جو ہے وہ بیلر کو ہی پے کرنے پڑیں گے. اس طریقے سے رائٹ آف لیا ہے اور رائٹ آف انڈیمنیٹی ہے تو یہ بھی بیلی کو حاصل ہوں گے. اب جہاں پر بیلی کے اتنے سارے رائٹس ہیں تو وہیں پر ان کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے جو اس کا رائٹ ہے دیٹ از ٹو ٹیک کیئر آف گڈس بیلٹ, کہ اس کو جو سامان حوالے کیا گیا ہے وہ اس کا مناسب خیال رکھے گا. اور پھر کانٹریکٹ ایکٹ ہمیں یہی بھی کہتا ہے کہ وہ خیال اتنا رکھے گا کہ جس طرح ایک مین آف آرڈینری پروڈنس, ایک عام ذہن کا آدمی جتنا اپنے سامان کا حفاظت وہ کر سکتا ہے اتنا ہی وہ حفاظت کرے گا. اگر وہ حفاظت نہیں کرے گا اور سامان کو کچھ نقصان پہنچے گا تو پھر بیلر جو ہے وہ بیلی سے کمپنسیشن کا مطالبہ کر سکتا ہے. ٹو اوائڈ دا انکانسسٹنٹ ایکٹ, ظاہری بات ہے کہ جو سامان کا جو انکانسسٹنٹ یا غیر ضروری استعمال جو ہے وہ نہیں کرے گا.
ये उसकी ड्यूटी है। सिप क्या करेगा? द ऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स। जो ऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स है, हमने पहले भी इस हवाले से बात की है कि जिस मकसद के लिए सामान लिया गया है, सिर्फ उस मकसद को के लिए इस्तेमाल करना, इसको ऑथोराइज यूज ऑफ गुड कहा जाता है। और उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा जो उसकी ड्यूटी है वो है कि नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स, कि बेलर के सामान को दूसरे सामान के साथ जो है वो मिक्स नहीं करेगा, वरना अगर वो मिक्स करता है उससे बेलर को जो नुकसान पहुंचता है, बेली वो नुकसान पूरा करने का पाबंद होगा। अगर वो सामान जो है उसने मिक्स किया और फिर उसको जुदा करना वो पॉसिबल है, तो ये भी बेली की जिम्मेदारी होगी कि उस सामान को फिर जुदा भी करें, अलग भी करें। इसके साथ में वी फुल डॉक्यूमेंट्स, ये भी उसकी ड्यूटी है कि उस सामान के हवाले से, उस गुड्स के हवाले से जो तमाम उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देखना भी बेली की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है ये। और उसके बाद उसकी दो और जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है वो ये है कि टू रिटर्न द गुड्स इन टाइम, कि सामान को जिस वक्त के लिए, जितनी टाइम के लिए लिया गया था, उसी टाइम के अंदर अंदर वो बेलर को वापस करना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ डैमेज, हमने पहले भी इस हवाले से बात की कि उस पर जिम्मेदारी आती है कि अगर उसने ख्याल नहीं रखा, क़स्दन मदन उसने ख्याल नहीं रखा, या उसकी नेगलिजेंस की वजह से बेलर के सामान को कुछ नुकसान पहुंचा, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर यह है कि वो जितना नुकसान हुआ है वो उसकी कंपनसेशन करेगा बेलर को। तो ये उसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ सवाल उठते हैं इस टॉपिक के हवाले से, कुछ नई चीज़ें आप जानना चाहते हैं, तो ज़रूर आप रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको खुश रखे, और उम्मीद है कि आप मज़ीद भी पढ़ेंगे और इस हवाले से मज़ीद आपके जहन में जो क्वेश्चन आएंगे तो फिर उनको भी हम डिस्कस करेंगे।